अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 12 को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। वीक 12 में हमने मेनली डेटा टेबल के ऊपर लिंक अप्लाई किया था और फिर XML के ऊपर। आज वीक 13 में हम बेसिकली पढ़ेंगे लिंक टू एसक्यूएल, लेकिन इसको कवर करने के लिए हम ASP.NET के अंदर वेब API क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेब API बेसिकली है क्या। जिस तरह हम वेबसाइट बनाते हैं या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, इसी तरह हमारे पास एक कंसेप्ट है वेब API का। वैसे तो हम विंडो में भी यूज़ करते हैं, विंडोज़ API या विंडोज़ सर्विस कहते हैं। नॉर्मली हम वेब API को, अगर आप थोड़ा सा ओल्ड नेम इसका देखें तो हम उसको कहते थे वेब सर्विस। बेसिकली वेब API, वेब सर्विस, आप ये समझ लें हमारे इस लेवल पे हमारे लिए एक जैसी चीज़ है। लेकिन है कि नॉर्मली वेब सर्विस जब हम बनाते हैं तो इसको हम कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, जबकि वेब API हमें बनी बनाई वो सारी जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं वो हमें वेब API में मिल जाती है। अब वेब API में सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है। बेसिकली वेब API का मकसद मेन ये है कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो दूसरी एप्लीकेशंस को सर्व करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसने मोबाइल एप्लीकेशन को सर्विस प्रोवाइड करनी है। अच्छा, वेब API को स्टार्ट करने से पहले हम क्योंकि हमारा टॉपिक आज मेन लिंक टू एसक्यूएल भी है, तो इसलिए हम सबसे पहले अपना जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं डेटाबेसेस से। ठीक है, हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में एक डेटाबेस बनाएंगे और फिर उससे आगे चलेंगे। क्योंकि बेसिकली हम वेब API के ऊपर फोकस कर रहे हैं साथ साथ, तो इसलिए मैं आपको डेटाबेस क्रिएट करने के साथ एसक्यूएल में कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशंस बताऊंगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं एसक्यूएल सर्वर की तरफ। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर को आपने सबसे पहले याद रखना है, जब भी आप कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर को तो आपने इसकी कनेक्टिविटी में यहाँ दो मोड्स होते हैं। एक होता है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, दूसरा होता है आपके पास एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन। अभी तो मैं विंडो ऑथेंटिकेशन से जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए या वेब API के लिए जो ये मॉड रखना है वो विंडो ऑथेंटिकेशन वाला मॉड यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एसक्यूएल में लॉगिन होना है विंडो ऑथेंटिकेशन से, क्योंकि मोस्टली एसक्यूएल की कॉन्फ़िगरेशन में विंडो ऑथेंटिकेशन ऑन होती है और जो एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने डेटा बेसिक बना लेनी है। यहाँ पर मैंने एक डेमो DB के नाम से एक डेटाबेस बनाई हुई है। ठीक है, इस डेमो DB डेटाबेस के अंदर मेरे पास 3 टेबल हैं। एक टेबल है सिटी का, एक टेबल है डिपार्टमेंट का, और एक टेबल मेरे पास एम्प्लॉय का है। ये मेरे पास 3 टेबल है मेन। एम्प्लॉय के अंदर उसके आईडी है, नेम है, जेंडर है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटी आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, इसका मोबाइल है एंड पासवर्ड है। ठीक है, मोबाइल पासवर्ड इसलिए रखा है कि हम लॉगिन भी कर सकें इसको। मोबाइल इसका लॉगिन नेम है। डिपार्टमेंट के अंदर हमने डिपार्टमेंट की आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। अच्छा, इसमें ये जो ब्लर है आईडी ये ऑटो जनरेट है। ठीक है, इसको हम नहीं क्रिएट कर सकते, मैंने ऑटो जनरेट रखा हुआ है। सिटी के अंदर भी इसी तरह सिटी का नेम और आईडी है। आईडी तीनों में प्राइमरी कॉलम है और ये ऑटो जनरेटेड हैं। ठीक है, ऑटो जनरेटर का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो बेसिकली अगर मैं डिज़ाइन में वापस जाऊं तो हमने ये जो आईडी की फील्ड है इसको ऑटो कैसे रखा है। आप जब आईडी की फील्ड बनाएंगे या कोई भी फील्ड जिसको आपने ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन इसकी प्रॉपर्टीज़ में नज़र आएगी, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। ये ऑफ होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आपने इसको ऑन करना है, मीन्स कि यस कर दें, ये नो होता है। और ये इसकी सीड वैल्यू है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, और ये इसका इंक्रीमेंट है 1 by 1। इसको साथ ही हमने प्राइमरी कॉलम भी बना दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से प्राइमरी की कॉलम बना दिया। तीनों के अंदर मैंने बेसिकली ये वाला आईडी वाला कॉलम जो है ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी कॉलम कर दिया। अच्छा, इसके साथ ही तीनों के अंदर मैंने रिलेशनशिप भी बना दिया। अगर आप एम्प्लॉय के अंदर देखें तो सिटी आईडी फॉरेन की है,
सिटी के टेबल से ये प्राइमरी की है, इसी तरह डिपार्टमेंट की ये प्राइमरी की एम्प्लॉय के अंदर फॉरेन की के तौर पे है। तो इसलिए हमने इसमें रिलेशनशिप भी बना दिया। अगर आप इस टेबल के रिलेशनशिप्स में जाएं तो आपको यहाँ पर दो रिलेशनशिप नज़र आएंगे, ठीक है, एम्प्लॉय और सिटी के साथ, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ। अच्छा, अब बेसिकली हम एसक्यूएल में कुछ सेटिंग्स करेंगे। पहले जब आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया तो इसके बाद आप डेटाबेस के साथ ही एक इसको क्लोज करते हुए सिक्योरिटी का एक फोल्डर होता है, आप इसको ओपन करें। इसके अंदर होते हैं लॉगिन्स। लॉगिन्स में जाएंगे, इसमें आपको ऐसे का यूज़र नज़र आएगा। ऐसे का यूज़र आपके पास क्रॉस आ रहा होगा, जिस तरह ये क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब है कि डिसेबल्ड है। आप सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे ऐसे के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से बेसिकली इसके सबसे पहले स्टेटस पे जाएंगे। ये स्टेटस डिसेबल्ड होगा, आपने इनेबल कर लेना है। फिर आप जनरल में वापस आएंगे, यहाँ से इसका पासवर्ड रीसेट कर लें, ठीक है। अगर आपको याद है पुराना तो ठीक है, नहीं तो आप इसका लेट्स सपोज मैंने इसका 1 2 3 रख दिया पासवर्ड, ठीक है। ईजी रख लें क्योंकि हम स्टूडेंट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, लाजमी नहीं कि हम कोई मुश्किल पासवर्ड रखें जो बाद में हमें भूले। तो मैंने इसका पासवर्ड रख दिया 1 2 3। एक तो स्टेटस इसका इनेबल किया और दूसरा इसकी जनरल में जाके पासवर्ड सेट किया। इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब आपके पास यहाँ से क्रॉस साइन हट जाएगा। अच्छा, यहाँ से वापस निकलेंगे। अब ऐसे है क्या, बेसिकली ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, आप समझिए पावर यूज़र है इसका, ठीक है। और आपने फिर ये जो कनेक्शन बना हुआ है जिसके ऊपर ये ग्रीन से साइन आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल रूट वाला जो आपका टैब है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आएगा या एक ऑप्शन नज़र आएगी सिक्योरिटी का। आप इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसके राइट साइड पे जो ऑप्शंस हैं, आपके पास ये विंडो एडवांस ऑथेंटिकेशन मोड ऑन हुआ होगा। आपने इसको पहले यहाँ से करना है एसक्यूएल सर्वर एंड विंडो ऑथेंटिकेशन मोड। ये बेसिकली इसलिए कि ताकि हम इसको दोनों तरीक़ों से लॉगिन कर सकें सर्वर को। मतलब अभी तो हम विंडो ऑथेंटिकेशन से आए हैं, बाद में हम जो है इसको एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन से ऑन करेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आगे आपको बताऊँगा। तो एक तो आपने ये काम करना है, फिर यहाँ से ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो ये आपसे एक मैसेज देगा कि जी ये चेंजेस उस वक्त तक नहीं होंगी जब आप इस सर्विस को रीस्टार्ट नहीं करते। आपके पास एक मैसेज आएगा, उसको भी ओके कर दें। इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है क्योंकि ये चेंजेस जो आपने किए हैं ये तब इफेक्ट करेंगे जब आप इस सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसके अंदर एक ऑप्शन है रीस्टार्ट की, आप इसको करेंगे रीस्टार्ट। ये कन्फर्मेशन मांगेगा, आपके पास एक कन्फर्मेशन विंडो अपीयर हो जाएगी। इस कन्फर्मेशन विंडो को आपने यस कर देना और इसको कंटिन्यू कर लें। अच्छा, कुछ देर में जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सर्विस है यहाँ देखें अब दोबारा ग्रीन हो गई। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिस्कनेक्ट और ये जो मेरे टैब्स हैं बेशक ये खुले रहे, खैर है, मैं यहाँ से करता हूँ कनेक्ट दोबारा। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो कनेक्ट में विंडो ऑथेंटिकेशन नहीं ऑन करा, अब यहाँ कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन और इसमें लॉगिन मैं ले लेता हूँ ऐसे जो यूज़र अभी मैंने इनेबल किया और पासवर्ड मैंने 1 2 3 रखा था और मैं रिमेंबर कर देता हूँ। अब मैं कनेक्ट करता हूँ, अब ये कनेक्ट हो गया। अगर मैं पहले करता तो ना होता क्योंकि आपके पास ये डिसेबल हुआ होगा, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमारा एसक्यूएल का काम यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है। एसक्यूएल को हमने एक तो ऑथेंटिकेशन मोड चेंज कर दिया और दूसरा हमने डेटाबेस का टेबल बना लिया इसमें। अब हम आते हैं वापस यहाँ पर। बेसिकली हमने कर लिया डेटाबेस इन, ये भी कर लिया और कॉन्फ़िगरेशन थी वो भी हमने कर दिया, ठीक है। अब हम एक नया वेब एपीआई का प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन में जाएंगे विजुअल सी शार्प में हम वेब में जाएंगे। वेब में हमारे पास ऑप्शन है ASP.NET MVC। ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो थोड़ा सा पुराना है तो इसलिए MVC 4 आ रहा है, 3 भी आ रहा है। आपके पास MVC हो सकता है कि 4 से अबव वर्जन हो, ठीक है। तो आपने MVC ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन चूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ से मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसका रख दिया वेब API डेमो। अच्छा, जब आप नेक्स्ट इसकी विंडो में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगी वेब API की, बहुत सारी हैं लेकिन आपने वेब API वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। और इंजन क्योंकि आप MVC वाले बेस पे हैं तो रेजर भी चूज़ रहने दें, ठीक है। सिर्फ आपने वेब API सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ओके।
अच्छा, जब ये ओके होने के बाद आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो ये MVC की तरह बेसिकली आपके पास इसमें कुछ पहले से एक टेम्पलेटेड प्रोजेक्ट है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें पहले से आ गई हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको हम फोकस नहीं करते ज़्यादा। यहाँ पर सबसे पहला काम, जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आपने ऐप स्टार्ट वाले फोल्डर में जाना है। इसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी वेब API की, आप इस पर जाएंगे और इसके अंदर आपने बेसिकली यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको सेट करना है, जिसका नाम है राउट टेम्पलेट। इसके अंदर आप बेसिकली एक और पाथ में चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया एक्शन। अगर आप MVC से थोड़े से वाकिफ़ हैं तो बेसिकली कंट्रोलर जो होता है ये आपकी क्लास का नाम होता है। ठीक है, एक्शन जो होता है उस क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं या मेथड्स होते हैं उनको कहते हैं, और ये जो आखिर में ID है ये पैरामीटर है जिसको हम क्यूरी स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शनल है, मीन्स के लाजमी नहीं है कि हर फंक्शन में कोई इनपुट पैरामीटर जा रहा हो सकता है कि वाइड इनपुट वाला फंक्शन भी हो। ठीक है, एक्शन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से चेंजेस हमारी होगी। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, लाइक एक फ़ोल्डर है कंट्रोलर का, एक है मॉडल का और एक व्यू में हमारा यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। कंट्रोलर की तरफ हम जाते हैं तो कंट्रोलर में हमारे पास एक है होम कंट्रोलर। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये जो होम कंट्रोलर है ये कंट्रोलर की क्लास से इनहेरिट हो रहा है, हमें बेसिकली इससे कंसर्न नहीं है। ठीक है, एक है वैल्यूज़ कंट्रोलर जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आई हैं, ये API कंट्रोलर से इनहेरिट करी क्लास। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन हम क्योंकि ये भी यूज़ नहीं करेंगे इसलिए मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं जो हमने अभी रेडी किया है। ठीक है, हमारे डेटाबेस का नाम है DemoDB, ये वाला। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा असल में काम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम डेटाबेस को, हमने वेब API का प्रोजेक्ट बना लिया, अब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन यूजिंग एंटिटी डेटा मॉडल। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम मॉडल्स के फोल्डर जो खाली है अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू आइटम करेंगे। न्यू आइटम के बाद हमारे पास ये टैब ओपन होगा, इसमें डेटा वाले को फिल्टर कर लें तो आपको ऑप्शन नज़र आएगी ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। ठीक है, अच्छा इसका नाम हम रख देते हैं डेमो मॉडल, जो नाम आपने रखना है इसका रख लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा ये एक विज़ार्ड है, जैसे ही ये नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक विज़ार्ड स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ये ऑप्शन ऑटो सेलेक्टेड है पहले से ही, जनरेट फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, हम इसी को रहने देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के बाद ये आपसे एक और चीज़ पूछ रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग के बारे में, मींस कि आपसे ये पूछ रहा है कि भाई डेटाबेस कहाँ पड़ी है जिससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू कनेक्शन, और कनेक्शन में सबसे पहले SQL सर्वर का नाम है तो मैं वापस SQL सर्वर में जाता हूँ। अगर आप इसकी जो लॉगिन वाली फील्ड में देखें तो ये सर्वर का नाम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद अगर आप इसमें देखें सेकंड स्टेप है ऑथेंटिकेशन मोड, मैंने आपको कहा था कि हम SQL से जाएंगे। SQL ऑथेंटिकेशन मैं ऑन करता हूँ और यहाँ से यूज़र नेम ऐसे दे देता हूँ, पासवर्ड जो मैंने रखा था 1 2 3 वो, और सेव माई पासवर्ड ओके कर देता हूँ। और तीसरे स्टेप में मैं अब डेटाबेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो फिर आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे डेटाबेस का नाम है DemoDB। अगर ये नहीं आता इसका मतलब ये है कि आप यहाँ कोई गड़बड़ कर रहे हैं। जिस तरह अगर मैं पासवर्ड गलत दे दूँ तो ये जो क्लिक करूँगा तो एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए ऊपर से चीज़ें ठीक होंगी तो ये नीचे नज़र आएगा। यहाँ से हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई है। ठीक है, ये कह रहा है कि जी आपके पास सिक्योर डेटा इसमें रखना चाह रहे हैं कि नहीं, सेंसिटिव डेटा, तो मैं ये कह देता हूँ यस। अच्छा ये जो डेटा रखता है ये web.config की फाइल में रखते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बना देता है। ठीक है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है DemoDB एंटिटीज। चलें इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में ये आपसे पूछे कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गए हैं आप, डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हैं, वो आप सारे चाहिए आपको। अभी इंटायरली मेरे डेटाबेस में 3 है, आपकी डेटाबेस में जितने होंगे वो नज़र आ जाएंगे। 3 है, मुझे तीनों चाहिए तो मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ। अगर मुझे सारे नहीं चाहिए तो मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है प्लूरलाइज और सिंगुलराइज, इसको भी रहने दें। इंक्लूड फॉरेन की कॉलम्स इन मॉडल, ये भी रहने दें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं।
अच्छा, जैसे ही हमने फिनिश किया तो हमारे पास एंटिटी डेटा मॉडल EDMX की एक फ़ाइल बन गई है, ठीक है। और ये उसकी एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके पास ये 3 टेबल जो हमने देखे थे वो आ गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली हमारे पास 3 एंटिटीज़ बन गई हैं, एक सिटी, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ये तीनों वही हैं जो डेटाबेस में 3 टेबल थे। अब क्योंकि हमने वहाँ पर उसमें रिलेशनशिप भी बनाया था प्राइमरी और फॉरेन की का, तो इसलिए आपको ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट में ये जो 1 है, 1 टू स्टैटिक का मतलब 1 टू मैनी है, एक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट मल्टीपल एम्प्लॉय। इसी तरह एक सिटी से मल्टीपल एम्प्लॉय बिलोंग कर सकते हैं, तो ये 1 टू मैनी है एम्प्लॉय की तरफ। अच्छा, इसमें आपको ये नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे काम की नहीं है, हमें ये तंग करेंगी, लेकिन हम इसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट के इस आईडी और एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट है। इसी तरह सिटी को जब हम क्लिक करते हैं बोल्ड हो जाते हैं, आपको पता चलेगा कि इसके साथ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। अगर आप इसको डेटा, ये जो EDMX है डेटा मॉडल जो बना है, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है demomodel.tt। अगर इसको ओपन करें तो आपको यहाँ पर बेसिकली कुछ क्लासेस नज़र आएंगी, जिस तरह सिटी, डेमो मॉडल, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय। अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो जितने मेरे पास यहाँ पर नाम है, सिटी, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, ये मेरे डेटाबेस के नाम, टेबल के नाम है डेटाबेस में। इन्हीं के नाम से मेरे पास क्लासेस बन गई है, मतलब सिटी के लिए सिटी की क्लास बन गई है, ठीक है। अगर आप इस सिटी की क्लास को ओपन करें तो इस क्लास के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये ऑटो जनरेटेड है, मतलब ये हमने नहीं किया बल्कि डेटाबेस से ये ऑटो जनरेट होके आ गई है। तो हमने जो डेटाबेस से EDMX फाइल बनाई है उसने हमारे लिए बहुत सारा काम पहले से कर दिया। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस लिखी है कि मैनुअल चेंज टू दिस फाइल में कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन योर एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर आप कोई चेंज करेंगे तो कोई गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने चेंजेस की भी, जो मैनुअल चेंजेस हैं, तो वो आप की ज़ाया हो जाएंगी। मीन्स कि ये कह रहा है कि जी ओवरराइट हो जाएंगी अगर आप इसको रीजनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी भी तो हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्शियल क्लास है, इसलिए हम अपना इसके जो अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो कहीं और करेंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में इसका डेटा को इम्प्लाई हो रहा है, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है लास्ट वाले की, ठीक है। ये बेशक रहे, खैर है। हमें देखना है डेटाबेस में जितने भी कॉलम थे सिटी में, वो यहाँ आ गए, मतलब 2 कॉलम थे, एक आईडी का और एक नेम का, दोनों यहाँ आ गए। तो हम यहाँ कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो सिटी की क्लास है ये डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिस तरह आईडी और नेम है, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये डेटाबेस के टेबल के कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम वापस जाएं डेटाबेस में और हम सिटी को जाके देखें तो जो सिटी थी बेसिकली उसमें आईडी और नेम दोनों कॉलम्स आ रहे थे, ठीक है। डेटा टाइप के हिसाब से भी ये आपको वही नज़र आएंगी, जिस तरह यहाँ इंटीजर है और स्ट्रिंग है, वहाँ वारचार स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर आप दूसरी क्लास में जाएं, जिस तरह हमारे पास एक क्लास है डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट में भी आपको यही नज़र आएगा, सेम यही आईडी नेम। फिर हम जाते हैं एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय में कुछ कॉलम ज़्यादा थे तो इसलिए इसमें आपको आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी। अब ये नलेबल का मतलब ये है कि अगर हम डेटाबेस में वापस जाएं तो डेटाबेस में कुछ कॉलम जो हैं वो हमने अलाउ नल किए हुए थे। ये देखें, जिस तरह हमने जेंडर को नलेबल किया था, सैलरी हमने नलेबल की थी, ठीक है। ये मतलब अलाउ नल है, ठीक है। तो जिसमें अलाउ नल था, जिस तरह आईडी था, ये अलाउ नल नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर में भी हम अलाउ नल कर सकते हैं। बाकी जो इंटीजर टाइप अलाउ नल है वो नलेबल के साथ आएगी। डेट टाइम, डेट ऑफ बर्थ जो हमने रखी थी वो भी अलाउ नल था, तो ये नलेबल के साथ आएगी। सिटी आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों अलाउ नल थी तो नलेबल। अगर वहाँ अलाउ नल नहीं है तो फिर यहाँ पर सिर्फ इंट आएगा, और फिर मज़ीद ये बाकी इन 2 को हम छोड़ देते हैं, ये हमारे अभी काम के नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो बेसिकली तीनों आपके पास यहाँ पर एज ए क्लास आ गए हैं। अब हम चलते हैं लिंक टू एसक्यूएल की तरफ। डेटाबेस की कनेक्टिविटी हमारी होगी, अब लिंक टू एसक्यूएल की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कंट्रोलर्स पे जाना है। कंट्रोलर पे आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहाँ से आप करेंगे न्यू कंट्रोलर। अच्छा, न्यू कंट्रोलर्स में कंट्रोलर का जो नाम है ये देखें, ये
एंड पे एक कंट्रोलर रहेगा आपका जो शुरू में आ रहा है ना डिफ़ॉल्ट वन जिस तरह, इसको हम कह देते हैं लेट्स सपोज मैंने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई फंक्शंस बनाने हैं, मतलब एम्प्लॉय कैसे लॉगिन करेगा, एम्प्लॉयज़ को हमने व्यू कैसे करने हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हम बनाना चाह रहे हैं। तो हम उसके लिए एक क्लास बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर। अब ये जो एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर के नाम से क्लास है, इसमें एम्प्लॉय से रेलेवेंट जितने ऑपरेशंस हैं हम वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसकी जो टेम्पलेट है इसको हम एम्प्टी रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन एम्प्टी एमवीसी कंट्रोलर नहीं रखना, एम्प्टी एपीआई कंट्रोलर रखना है आपने, एम्प्टी एपीआई कंट्रोलर याद रखना है, ठीक है। इसको हम करते हैं ऐड। ये आपके पास एक क्लास बन गई है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर और ये एपीआई कंट्रोलर से इनहेरिट कर रही है, ठीक है। अच्छा, इस कंट्रोलर के अंदर अब हम मुख्तलिफ फंक्शंस पहले बनाते हैं। अब जिस तरह मैं एक फंक्शन इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि हम वेब एपीआई में बैठे हुए हैं इसलिए एक तो सबसे पहले याद रखें, लेट्स सपोज जिस तरह हम लिखते हैं यहाँ पर पब्लिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय की जो क्लास है वो नहीं आ रही यहाँ पर, लेकिन एम्प्लॉय की क्लास जो है इस मॉडल के अंदर है, ठीक है, यहाँ पड़ी हुई है ये। और अगर आप इसकी नेम स्पेस देखें तो ये है वेब एपीआई डेमो मॉडल्स के नाम से, तो इसलिए हमें ये नेम स्पेस यहाँ ऐड करनी पड़ेगी, तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग वेब एपीआई डेमो डॉट मॉडल्स, तो ये हमें एम्प्लॉय की क्लास मिल जाएगी। हम चाह रहे हैं कि एक फंक्शन बनाएं ऑल एम्प्लॉयज़ का, और जितने एम्प्लॉयज़ हमारे डेटाबेस के एम्प्लॉय के टेबल में पड़े हैं वो सारी एक एरे की शक्ल में रिटर्न हो जाए। अभी जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है ये हमें एक एरे की शक्ल में डेटा रिटर्न करवाएगा। अच्छा, डेटाबेस तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना है, बेसिकली हमारे पास अब एक क्लास है जो इसी मॉडल के अंदर बन के आ गई है, ठीक है। अगर आप उसको देखें तो उसका नाम है डेमो मॉडल डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस। हम इसमें जाते हैं, अगर आप इसमें आएँ तो इसमें ये भी ऑटो जनरेटेड है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक क्लास बनी नज़र आएगी डेमो डीबी। डेमो डीबी मेरे डेटाबेस का नाम था, डेटाबेस का नाम मेरा डेमो डीबी है, ये इसी नाम से बेसिकली क्लास बन गई है और साथ एक वर्ड आ गया एंटिटीज़, डेमो डीबी एंटिटीज़, ठीक है। इसकी पेरेंट क्लास है डीबी कॉन्टेक्स्ट। डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते, बहरहाल ये जो क्लास है ये आपको डेटाबेस तक लेके जाएगी, ठीक है। आपको जो भी चीज़ डेटाबेस से चाहिए वो ये हेल्प करेगा। अब डेटाबेस में 3 टेबल हैं, तीनों टेबल के रेफरेंस यहाँ मौजूद होंगे एक एरे की शक्ल में। आप समझिए कि लिस्ट ऑफ सिटी की शक्ल में एक सिटीज़ का नाम है, और एक है डिपार्टमेंट टाइप का डिपार्टमेंट्स, एक है एम्प्लॉय टाइप का एम्प्लॉयज़, ठीक है। जो सिटी का क्लास थी उसी की प्लूरल फॉर्म आई है सिटीज़, डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये खुद से बन गई जब हमने विजिट से नेक्स्ट किया था। अब आप सिटी के टेबल से या सिटी से जो डेटा चाहिए होगा आप इस सिटीज़ के एरे को यूज़ करेंगे। ये तीनों आपके पास एरेज़ हैं, ये तीनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन तक पहुंचने के लिए आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। तो चलते हैं हम अपने कंट्रोलर में, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमारा जो क्लास है इसका नाम था डेमो डीबी एंटिटीज़। हम एक ऑब्जेक्ट डी का डेटाबेस के नाम से डीबी बना देते हैं। अब ये जो डीबी का ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू हम डेटाबेस के सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। मसलन हम सबसे पहले एक फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, हम कहते हैं एक फंक्शन हो जो कि हमें सारे एम्प्लॉयज़ रिटर्न करे, ठीक है, और उसका नाम है ऑल एम्प्लॉयज़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे var रिजल्ट इज इक्वल टू db डॉट, अब यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज़ किस में पड़े, एम्प्लॉयज़ में, ये जो मैंने 3 एरेज बताई थी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ db डॉट एम्प्लॉयज़, इसका मतलब है कि जिस टेबल से मुझे डेटा चाहिए उसी की प्लूरल फॉर्म में जो नाम है, जिस तरह एम्प्लॉय का टेबल था तो एम्प्लॉयज़ के नाम से मुझे एरे मिल जाएगी। उसके लिए मुझे ये db का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और मैं उसे कहूँगा डॉट, क्योंकि मुझे सारे चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको डॉट टू लिस्ट करूँगा। अब यहाँ पर हमें टू लिस्ट लाजमी करना है, टू लिस्ट लाजमी करना है, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेकिन मैं टू लिस्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे और सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाए, तो मैं ऑर्डर बाय कर देता हूँ, ऑर्डर बाय करता हूँ, और वही लिंक की क्यूरी इसी तरह है ई डॉट नेम। तो एम्प्लॉय को नेम वाइज में सॉर्ट करता हूँ, क्यूरी बन गई, और इसको कर देता हूँ टू लिस्ट। तो ये हमारे पास क्यूरी का रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट जो है इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। अच्छा, इसको हम करते हैं रन।
इसको जब आप रन करेंगे तो बेसिकली ये ब्राउज़र में ओपन होगा। अच्छा, ब्राउज़र में रन तो हुआ है लेकिन ये एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट जो पाथ है वो सेट नहीं होता। अगर आप इस पे वापस आएँ, इसका बेसिकली हमने यहाँ पर जो पाथ रखा हुआ है, हमने शुरू में देखें एक नाम दिया हुआ है API, फिर इसके बाद है कंट्रोलर स्लैश एक्शन, फिर स्लैश में कोई इनपुट जा रही है तो वो। अब बेसिकली ये API का वर्ड फिक्स हुआ है, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोलर का नाम, ये एंगल ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये जो हमारे पास आ रही है। यहाँ पर हमें कंट्रोलर का नाम देंगे जो अभी मैंने बनाया, एम्प्लॉयज़। कंट्रोलर नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ लिखेंगे एम्प्लॉयज़, ठीक है। और उसके अंदर एक फंक्शन है ऑल एम्प्लॉयज़, तो ये पाथ आपका बनेगा एम्प्लॉयज़ के अंदर ऑल एम्प्लॉयज़। अब हम जाते हैं ब्राउज़र में, ये मैनुअली खुद दे देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं स्लैश API स्लैश एम्प्लॉयज़ स्लैश ऑल एम्प्लॉयज़। तो ये बेसिकली API का वर्ड आ गया फिक्स, ये मेरे कंट्रोलर का नाम, साथ कंट्रोलर नहीं आएगा, और ये उसका एक्शन मीन्स के फंक्शन। अब हम इसको हिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरी आउटपुट आनी चाहिए थी, मुझे एम्प्लॉयज़ का डेटा नज़र आना चाहिए था। किस फॉर्मेट में नज़र आएगा वो बात की बात है। अब ये जो एरर आ रहा है ये बड़ा कॉमन एरर है, ठीक है। इस एरर को हम बड़े आराम से फिक्स कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं इस एरर को फिक्स करने के। पहला तरीका, जब हम डेटा मॉडल बनाते हैं, ठीक है, मैं वापस चलता हूँ EDMX पे, तो ये जो नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ है ना, ये जो आपकी आ रही है, आप इनको अगर मैनुअली यहाँ से एक एक करके डिलीट कर दें, मतलब आप इसको क्लिक करें और डेल प्रेस कर दें, क्लिक करें डेल, ठीक है, ये सारी नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर दें, तो वो एरर आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि बहुत सारे टेबल होंगे, आप वन बाय वन इनको जब आप रिमूव करते जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं लेकिन इनको डिसेबल कर देते हैं। कैसे? अच्छा, इनको बेसिकली हम फिक्स कैसे करते हैं? दूसरा तरीका, हम जाएंगे अपने ये जो हमारी DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास है इसमें आएंगे। इसमें आपको जो कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप दो चीज़ें करेंगे, दिस डॉट। अब दिस का मतलब ये कि ये पेरेंट के कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे, ठीक है। एक इसमें आपको नज़र आएगा दिस डॉट कन्फिग्रेशन डॉट लेजी लोडिंग इनेबल्ड, ठीक है, फॉल्स। दिस डॉट कन्फिग्रेशन डॉट प्रॉक्सी, इसको आप कर देंगे फॉल्स। ये दो आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। इसको हम दोबारा रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट। अच्छा, क्योंकि ये बार बार आपको यहाँ आ जाता है तो हम सबसे पहले वापस इसी टैब पे आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये ठीक हो गया, लेकिन डेटा हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो XML की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अभी हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये जो वेब API है, ये आउटपुट जो आपको देगी, ये दो तरीक़ों से आउटपुट देती है। एक है XML फॉर्मेट और दूसरा आपके पास है JSON फॉर्मेट। दोनों से आप फेमिलियर हैं, ठीक है। मैं जल्दी से बता देता हूँ। XML टैग बेस्ड है और जो JSON है वो शॉर्ट फॉर्मेट है, वो की वैल्यू पेयर से बनता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा अगर जब ये, क्योंकि हम ब्राउज़र के अंदर बैठे हुए हैं तो हम ब्राउज़र में आउटपुट इस तरह से देख सकते हैं। अब जब हम ये वेब API बनाते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए हमें कोई टूल चाहिए होता है। ब्राउज़र, क्योंकि ब्राउज़र से भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, देखिए हमने फंक्शन कॉल किया, टेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये कि बहुत सारे फंक्शंस हम आगे आएंगे जो कॉम्प्लेक्स होंगे, वो हम इससे टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम ब्राउज़र को सिर्फ यहाँ तक और ब्राउज़र से आगे, अब हम मतलब ब्राउज़र को अब यहाँ से आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम आप आगे यहाँ से स्विच होंगे। हमारे पास एक और टूल है, उसका नाम है, जो हमने अभी आपको कहा था कि हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, उसका नाम है पोस्टमैन या फिडलर, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, नेट के ऊपर आपने लिखना है पोस्टमैन ऐप इंस्टॉल करनी है डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। अगर आपके पास ये विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है तो इसके लिए आपने पोस्टमैन इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक है क्रोम की एक्सटेंशन, वो नहीं, आपने पूरी ऐप इंस्टॉल करनी है। डेस्कटॉप ऐप है, ये इंस्टॉल होकर आपके कंप्यूटर पे आ जाएगी, ठीक है।
इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब ये इंस्टॉल होकर ओपन होगा तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये कलेक्शन वाले टैब में आएंगे और न्यू कलेक्शन कर देंगे आप यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास अपनी कलेक्शन बन जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो जो टेस्टिंग करते रहेंगे वो यहाँ आएगी। लेकिन इन शॉर्ट छोड़ दे सारी चीज़ें, यहाँ जो टैब्स बने हुए हैं ना इन सबको क्लोज कर दीजिए, खाली विंडो हो जाएगी आपकी। यहाँ से आपके पास एक प्लस का टैग आ रहा है, आप इसको क्लिक करें। यहाँ जब आपके पास ये विंडो ओपन होगी तो अब आपने उस फंक्शन को कॉल करना है जो हमने यहाँ बनाया है। अच्छा, इस फंक्शन के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत सारी डिटेल्स अभी तक नहीं बता रहा आपको, इस फंक्शन के ऊपर हमने एक चीज़ लिखी है HTTP गेट के नाम से, ठीक है। अब वेब API में जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो हम फंक्शन के साथ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ये इसकी बिहेवियर बता रहा था, टैग है इसका, ठीक है। ये जो इसका टैग है इसके ऊपर मैंने लिखा है HTTP गेट। हमारे पास ये फंक्शन की एक टाइप है, ठीक है। अब हम इसको कॉल करेंगे जब वेब API वाली साइट से, ठीक, इस API को सॉरी किसी क्लाइंट साइट से या किसी जो भी आपका है क्या कहते हैं टेस्टिंग ऐप है उससे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन गेट की नेचर का है, ठीक है। तो हम यहाँ से वापस चलते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पर हम वो पूरा URL कॉपी पेस्ट करते हैं। ये वाला पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर अगर आप टाइप देखें तो यहाँ पर टाइप है गेट, पोस्ट, पुट, बहुत सारी हैं, लेकिन हम मेनली करेंगे गेट और पोस्ट को कवर। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, गेट को, और हमने इसको कहा कि जी मुझे सारा डेटा लेकर आए, ठीक है। गेट में आपने कोई चेंज नहीं करना, तो हम यहाँ से कर देते हैं सेंड। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा लेकर आ रहा है ये यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में। इसका मतलब ये है कि आप जो आप टेस्टिंग साइट यूज़ करें, जिस तरह ब्राउज़र था, ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट XML लेकर आ रहा था, और ये जो पोस्टमैन है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो डेटा ला रहा है ये जेसन की फॉर्मेट में। तो इसका मतलब API दोनों फॉर्मेट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है जेसन के अंदर, ये एरे को रिप्रेजेंट करता है, ये कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट साइड पे ये जो डबल कोट्स में है ये की है और कॉलन के बाद वैल्यू होती है, ठीक है। अब जिस तरह क्योंकि मैंने कहा था ऑल एम्प्लॉयज़, तो मुझे सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जेसन की फॉर्मेट में एरे की शक्ल में जेसन ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉय का पूरा ऑब्जेक्ट है, फिर कॉमा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये एरे आ गई। ये तो आपको प्रेटी का मतलब ये आपको जेसन के फॉर्मेट नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से आप XML देखना चाहते हैं तो एग्जैक्टली वही वाला जो आपके पास है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। आई थिंक XML में चलिए जेसन ही रहने देते हैं अभी, और इसकी रॉ फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। रॉ फॉर्मेट में आपको जो जेसन नज़र आ रही है वो ऐसे नज़र आएगी। अगर आपने मतलब फॉर्मेटिंग के साथ देखना है तो ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास डेटा जो आ रहा है, ठीक है। इसमें सिटी और डिपार्टमेंट आपको न लाएंगे, इससे आप छोड़ दें, इससे आपको कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि वो प्राइमरी और फॉरेन की वजह से हमारा डेटा यहाँ तक है बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम कुछ मज़ीद फंक्शन ऐड करते हैं ताकि और भी टेस्ट कर सकें हम। ये जो एम्प्लॉय की क्लास थी, एम्प्लॉय कंट्रोलर वाली, इसमें हमने एक फंक्शन बनाया था ऑल एम्प्लॉयज़ का, जो हमें डेटाबेस से सारे एम्प्लॉयज़ रिटर्न करें। ये जस्ट हमने क्योंकि इनिशियल किया था इसलिए। अब हम ऐसे करते हैं कि प्रॉपरली, मतलब इसको मैंने कमेंट कर दिया है। आप अगर देखें इसकी रिटर्न टाइप मैंने एक एरे की शक्ल की लिखी, मतलब आप यहाँ कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, इसकी रिटर्न टाइप है नहीं है, इनपुट है या नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब लेट्स सपोज मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा रीफॉर्मेट, ये क्योंकि आपको समझाने के लिए था इसलिए मैं इसको अब दोबारा यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। आपने जब भी करना है, जिस तरह अभी अगर कोई फंक्शन गेट का है तो हम यहाँ पर टैग लिखेंगे HTTP गेट, फिर आप उस फंक्शन की मॉडिफायर लाजमी पब्लिक होना चाहिए। रिटर्न टाइप इस फंक्शन की जो मर्जी है, ठीक है। आपने लिखना है HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, क्योंकि बेसिकली हम वेब API से कुछ भी रिटर्न करना चाहें तो हम बेसिकली हम इसको रिटर्न करवाएंगे रिस्पॉन्स मैसेज के फॉर्मेट की क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आपका डेटा भी जाएगा प्लस कुछ और भी सिग्नल जाएंगे कि भाई ये फंक्शन कॉल हुआ तो सक्सेस हुआ, फेल हुआ, क्या हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं आप। समझे, पूरा जो है ना, आप एक कंपोजिट टाइप का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं जिसमें आप डेटा भी भेज रहे हैं, साथ रीज़न भी बता रहे हैं कि ये सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ। तो आपने हमेशा याद रखना है कि यहाँ से रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स मैसेज करना है, ठीक है। अब हमने वही वाली क्यूरी जो लिखी थी db.employees.order by name, ये हमारी क्यूरी है जो डेटाबेस से सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा लेकर आ रही है। अब ये जो क्यूरी 1 है इसका रिजल्ट हमने रिटर्न करना है, ठीक है। प्रिंट तो नहीं करना है, यहाँ से रिटर्न करना है। तो हम रिटर्न करने के लिए रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पर नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते थे क्यूरी 1 डॉट
टू लिस्ट, क्योंकि क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टू लिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्यूरी 1 डॉट टू लिस्ट का मतलब ये है कि ये सारे एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ जाएंगे। क्योंकि मैंने रिटर्न अब किसी और फॉर्मेट में करना है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं भेजूंगा। इसको भेजने के लिए अब मैं लिखूंगा यहाँ पर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, ठीक है, क्लास है मेरी, डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, ये इसका फंक्शन है। और क्रिएट रिस्पॉन्स के फंक्शन को मैं दो चीज़ें भेजूंगा यहाँ से कि भाई इस फंक्शन से मैं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है यहाँ से स्टेटस कोड भेजूंगा कि इस फंक्शन के अंदर क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट स्टेटस कोड्स हैं, ठीक है, HTTP स्टेटस कोड्स, एक्सेप्टेड, एम्बिगुअस, बैड गेटवे, बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, कन्फ्लिक्ट, क्रिएटेड, ये इस तरह के। क्योंकि मैं यहाँ से सब चीज़ सही जा रही है तो मैं ओके भेजूंगा। और जो मेरी क्यूरी है सेकंड पैरामीटर में क्यूरी का जो रिज़ल्ट है वो भेज दूंगा। तो इस फंक्शन को मैं एक तो स्टेटस भेज रहा हूँ, ठीक है, और मैं से कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा जो मतलब यहाँ से डेटा है ये भी ले जाओ साथ। अब यहाँ से ये कहता है डेटा किस टाइप का दे रहे हैं, आप इसको डेटा दे दें जिस तरह भी यहाँ पर हम दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्यूरी कब किया हुआ है तो ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कह रहा है वैल्यू में, ठीक है। वैसे आप यहाँ से जो डेटा दे सकते हैं किसी टाइप का भी डेटा दे सकते हैं, लाजमी नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे इस केस में एरे है तो मैंने एरे भेज दी इसको और ये रिटर्न करवा दी, इसने रिटर्न कर दिया। अगर लेट्स सपोज डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का इशू होता है या कोई और प्रॉब्लम आती है तो ये ट्राई के अंदर जो मैंने कोड लिखा है ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा और मैं यहाँ आऊँगा। जब एक्सेप्शन आएगी तो इसका मतलब ये है कि मैंने दोबारा रिक्वेस्ट यहीं से रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देना है और यहाँ से मैं कहूँगा इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास मैसेज जाएगा वो वही होगा जो यहाँ से एरर मैसेज है, ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट को दोबारा बिल्ड करते हैं और इसको रन करते हैं। अब इसमें नीचे और भी फंक्शन है, उसको भी हम नहीं देखते, ठीक है। ये जो ऑल एम्प्लॉयज़ है अब इसको हम दोबारा देखते हैं। पहले हमने जो किया था वो हमारे पास जो ये आ रहा था, इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली डेटा मेरा आ रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा आ रहा था ये तो हमारा सही है, अभी भी यही आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ ये देखें ये स्टेटस कोड आ रहे हैं जिस तरह ओके, ठीक है, ये चीज़। अब वो वहाँ से हम स्टेटस कोड भेजेंगे उसको। अब हम दोबारा जाते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अच्छा, रन करने के बाद क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हम यहाँ से वापस आ जाते हैं और हम पोस्टमैन पे जाते हैं। पोस्टमैन से मैं इसको दोबारा सेंड करता हूँ और डेटा वही आ गया, ठीक है। अब यहाँ स्टेटस कोड देखें ओके आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ से रिटर्न ओके करवाया है, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ, मसलन मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एसक्यूएल की सर्विस को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, ठीक है। जब पॉज करता हूँ मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये थोड़ी देर में पॉज हो जाएगी। अच्छा, अब मेरे पास एसक्यूएल सर्वर जो है वो काम नहीं करेगा, मतलब इसकी कनेक्टिविटी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, कहता है जी एरर अकर्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द कमांड डेफिनेशन सी इनर एक्सेप्शन। जो भी है ये अब ट्राई किया हमने लेकिन ये कैच में हम गए, ठीक है। अब यहाँ से नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, एरर तो आ गया हमें। अच्छा, अगर हम पोस्टमैन से करते हैं तो क्या होता है, अब ये देखें ये यहाँ पर स्टेटस कोड ओके नहीं आ रहा बल्कि आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आया द अंडरलाइंग प्रोवाइडर फेल टू ओपन, इसका मतलब है डेटाबेस का कनेक्शन ओपन नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, मैंने सर्विस के ऊपर दोबारा राइट क्लिक करके इसको रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है, सॉरी रिज्यूम कर दिया, ठीक है। मतलब रीस्टार्ट नहीं किया, रिज्यूम, क्योंकि जब आप इसको पॉज करते हैं तो फिर रिज्यूम की ऑप्शन होती है। वैसे रीस्टार्ट भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिज्यूम ठीक है क्योंकि वो जल्दी से, वरना रीस्टार्ट ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसको दोबारा रिज्यूम हमने कर दिया। अब हम डेटाबेस में वापस अपनी उस पर आ गए हैं। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये डेटा आपके पास दोबारा ले आएगा, ठीक है। ये वही डेटाबेस के टेबल का रिकॉर्ड है जो डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। अगर नेक्स्ट पे आप देखें, इसको मैं बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट में मैंने एक फंक्शन बनाया जी लॉगिन एम्प्लॉय का, ठीक है। एम्प्लॉय में लॉगिन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर, बल्कि ये तो चले दो हैं, मैं इस पे चलता हूँ ऑल एम्प्लॉयज़ पे। ऑल एम्प्लॉयज़ हमने एक बनाया था फंक्शन जो कि सारे ओवरऑल लेकर आ रहा है। एक फंक्शन है ऑल एम्प्लॉयज़ का, उसको हमने डिपार्टमेंट का नाम भेजना है, ठीक है, और इस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो ले आए। तो अब हमने क्या किया है कि मैं कहता हूँ db डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज़, जो कि इस फंक्शन को आ रहा है। अब ये डेटाबेस में वेयर की क्यूरी अप्लाई हो रही है कि मुझे सिर्फ इस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, वेयर दिस।
अब यहाँ पर डिपार्टमेंट के नाम पे जो हम नाम मैच कर रहे हैं, तो हम एसक्यूएल में लिंक में हम कहते थे कि ये केस सेंसिटिव है, मतलब नेम मैटर करता था, अगर आपको याद हो। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने अभी कुछ नहीं देखा, लेकिन आप लिंक टू एसक्यूएल में जब अप्लाई करेंगे क्यूरी, तो नेम जो होगा या स्ट्रिंग जो होगा वो केस इनसेंसिटिव वाला बिहेवियर देगा, जो सी शार्प में नहीं है, लेकिन ये क्योंकि लिंक टू एसक्यूएल है तो इसलिए यहाँ बिहेवियर डिफरेंट होगा। अच्छा, हमने डिपार्टमेंट का नाम मैच किया, उस डिपार्टमेंट के जितने भी मतलब हमें डिपार्टमेंट मिले इस नाम के, क्योंकि ऑब्वियसली बात एक ही मिलेगा, ठीक है, तो हमने उसको ज्वाइन कर लिया एम्प्लॉयज़ के साथ, और हमने सिर्फ उसके आउटपुट अगर देखे तो मैंने ई रिटर्न की, मीन्स के सिर्फ वो एम्प्लॉय। तो ये क्यूरी मुझे इस डिपार्टमेंट के नेम के अगेंस्ट जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में उस बाय नेम दे देगी, ठीक है, बाय एम्प्लॉय नेम सॉर्ट करके मुझे क्यूरी बना के दे देगा, और इस क्यूरी को मैं यहाँ से ओके करके रिटर्न कर दूंगा। अब ये जो क्यूरी 1 रिटर्न हो रही है, ये मुझे सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ देगा जो इस डिपार्टमेंट से रेलिवेंट होंगे, मीन्स कि जो मैं इस क्यूरी को, इस फंक्शन को डिपार्टमेंट का नाम भेजूँ। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो ये एरर आ जाएगा। अच्छा, ऑल एम्प्लॉयज़ को मैं अब डिपार्टमेंट का नाम सेंड करता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को। अब ये जो ऑल एम्प्लॉयज़ है, ये अगर मैं यहाँ से लेट्स सपोज भेज देता हूँ लाहौर, तो अगर यहाँ से हम देखें मेरे पास ये जो 3 आ रहा है ID 3, अब मुझे नहीं पता ID 3 क्या है, क्योंकि मैंने तो नाम भेजा है। मैं डेटाबेस में वापस जाता हूँ पहले, और मेरे पास जितने एम्प्लॉयज़ थे, अगर मैं देखूँ डिपार्टमेंट, पहले लाहौर डिपार्टमेंट की ID है 2, और मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो आ रहे हैं डिपार्टमेंट ID, सॉरी सिटी ID लाहौर की है 2, तो सिटी ID 2 के जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो आने चाहिए 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो एम्प्लॉय आया है वो है जी अहमद, ID 3 है, ये तो गलत आया है। अब हम देखते हैं कि रीज़न क्या है, क्योंकि हम वैसे डिबगिंग भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो ऑल एम्प्लॉयज़ है ये वाला, और एक नीचे जो हमने बनाया है ये वाला, इन दोनों पे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि कौन सा हिट करता है। तो ये जो ऑल एम्प्लॉयज़ है, स्लैश मैंने किया है, स्लैश के बाद पैरामीटर भेजा है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ ये किसके पास, ये तो इसके पास आ रहा है। अब मुझे ये फंक्शन नहीं चाहिए था, मुझे नीचे में भेजना था, हालांकि मैं इसको भेज भी रहा हूँ स्लैश करके लास्ट पैरामीटर में, लेकिन ये यहाँ नहीं जा रहा, ठीक है, जो मेरा डिज़ायर्ड है। तो अब बेसिकली आपने ये जो लाहौर है इसको भेजना कैसे है, आपने अगर डेटा भेजना है, ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे क्वेश्चन मार्क डी नेम, ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पर अगर आपको इस फंक्शन को देखें तो इसमें एक वेरिएबल है डी नेम, ये आप क्वेश्चन मार्क के बाद एज ए क्यूरी स्ट्रिंग लिखेंगे और आगे लिखेंगे लाहौर, ठीक है, कोट्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हिट करते हैं, अब ये प्रॉपरली अपनी जगह पे आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस फंक्शन के बाद जो इनपुट देनी है वो क्वेश्चन मार्क के साथ देनी है, ठीक है, जिस तरह हम क्यूरी स्ट्रिंग सी शार्प में करते थे वेब में। तो इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट जो डी नेम लाहौर है, लाहौर से हमें कोई एम्प्लॉय नहीं मिला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रीज़न क्या है। हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि एक ब्रेक पॉइंट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ डी नेम देखें तो डी नेम में आपके पास लाहौर आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास लाहौर, और यहाँ पर है जी, सॉरी, डी नेम तो अकाउंट्स है ना, हमें डिपार्टमेंट का देखना है, ठीक है, और मैं सिटी भेज रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है ये एरर देगा, ठीक है। डी नेम का मतलब है मुझे उस डिपार्टमेंट से चाहिए, सिटी लाहौर है वो नहीं। हम करते हैं, हमें डी नेम डिपार्टमेंट का मतलब है अकाउंट्स, लेट्स सपोज, ठीक है, मुझे अकाउंट्स के एम्प्लॉय चाहिए। अब ये अकाउंट्स का डिपार्टमेंट डेटाबेस में मौजूद है कि नहीं है, तो हम जाते हैं डिपार्टमेंट में अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 100 ID जिसकी है, एक है, दो है, 3 बंदे हैं अकाउंट्स के, ठीक है। तो अगर आप देखें अकाउंट्स के 3 बंदे हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3, ठीक है। अहमद भी अकाउंट्स का है, आयशा है अकाउंट्स की, और तीसरे ये हाजरा, ठीक है। अब हम कंफर्म भी कर लेते हैं जाके। अगर मैं देखूं डिपार्टमेंट में अकाउंट्स की ID है 100 के अगेंस्ट जितने एम्प्लॉयज़ हैं, पहला एम्प्लॉय है हाजरा, बिल्कुल सही है, ठीक है, उसके बाद है अहमद, यस, तीसरा आयशा, सॉर्टेड है तो अल्फ़ाबेटिकली ए से सॉर्ट हो गए। इसका मतलब हमारी क्यूरी सही काम कर रही है।
अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर देते हैं। मसलन मुझे चाहिए जी मार्केटिंग के चाहिए। मार्केटिंग के कितने एम्प्लॉयज़ हैं? मार्केटिंग का 1 2 3 एम्प्लॉय है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस क्यूरी में अकाउंट की जगह मार्केटिंग लिख देते हैं। तो अब ये मार्केटिंग के एम्प्लॉय आ गए। अब ये क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है, वहाँ कैपिटल M है, यहाँ आपने बेशक आप MARKETING, ठीक है, तो इससे केस सेंसिटिव नहीं है। एक और फंक्शन को हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। एक और फंक्शन है हमारे पास लॉगिन का, ठीक है। लॉगिन के फंक्शन में हमने क्या किया है, लॉगिन के फंक्शन में हम मोबाइल नंबर भेजेंगे, पासवर्ड भेजेंगे, और हम देखेंगे कि अगर इसके अगेंस्ट कोई एम्प्लॉय मौजूद है, ठीक है, वही हमने लिंक की क्यूरी अप्लाई की हुए db.employees.first और डिफ़ॉल्ट, अगर मोबाइल एंड पासवर्ड मैच करता है तो इस एम्प्लॉय डिटेल हमें मिल गई है। हम इस एम्प्लॉय डिटेल को चेक करेंगे कि ये नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो इसका मतलब एम्प्लॉय मिल गया, हम ओके के साथ एम्प्लॉय की डिटेल रिटर्न कर देंगे, मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे कि ये एम्प्लॉय लॉगिन हो रहा है। अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब ये कि हमारे पास नॉट फाउंड का एक स्टेटस है, हम वो रिटर्न कर देंगे और यहाँ से वैल्यू नल चली जाएगी। अगर डेटाबेस का कोई इशू आता है या कोई और रीज़न आती है तो फिर एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एम्प्लॉय लॉगिन वाले फंक्शन को। अच्छा, ये फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। मसलन मैं अगर स्मॉल में भी लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हालांकि वहाँ लॉगिन और लॉगिन का L और एम्प्लॉय का E बड़ा है। अच्छा जी, मेरे पास था जी मोबाइल इज़ इक्वल टू, अब मैं कोई एक एम्प्लॉय को लॉगिन करता हूँ। लेट्स सपोज ये जो है एम्प्लॉय है हामिद, इसको लॉगिन करता हूँ। इसका मोबाइल नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया, मोबाइल, और एंड का कीवर्ड यूज़ करेंगे सेकंड पैरामीटर के लिए। पासवर्ड है 1 2 3 4। ये मुझे अहमद का डेटा रिटर्न कर देंगे। अगर मैं इसका पासवर्ड या कोई भी एक इनपुट पैरामीटर गलत देता हूँ तो मुझे अब ये लॉगिन नहीं करने देगी। इसका मतलब इसने मुझे नल रिटर्न किया है। और स्टेटस कोड में देखें आपका आ रहा है 404 नॉट फाउंड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये लिखता हूँ तो स्टेटस ओके आ रहा है, इसका मतलब है कि फाउंड, ठीक है। तो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करने का फ़ायदा क्या हुआ यहाँ से, ये वाला, कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी के स्टेटस कोड भी भेज सकते हैं, ताकि जब हम किसी मोबाइल या कोई और जगह से इसको कॉल करेंगे तो हम स्टेटस कोड के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये डिफरेंट इनपुट के साथ डिफरेंट बिहेवियर मिल रहा है। अच्छा, ये तो हो गया लॉगिन का। इसी तरह क्योंकि बाकी फंक्शन सारे जितने भी आप बना रहे हैं ये हैं हमारे सारे वो वाले फंक्शन जो हमने लिंक में काम किए। अच्छा, अब हम किसी एक एम्प्लॉय को डिलीट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। डिलीट का हमने फंक्शन बनाया हुआ है। डिलीट के फंक्शन में हमने बेसिकली एम्प्लॉय की आईडी पास करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको डिलीट करेंगे। अच्छा, हमने क्या किया, डिलीट के लिए हमने एम्प्लॉय को पहले उस आईडी के अगेंस्ट एम्प्लॉय हमने सर्च किया। वो एम्प्लॉय अगर नहीं मिलता तो इसको हम कहेंगे कि नॉट फाउंड। अगर मिल जाता है तो हम फिर इफ में नहीं जाएंगे और रिटर्न नहीं करेंगे, और फिर हम एम्प्लॉय, क्योंकि ये हमारे पास एरे है तो एम्प्लॉयज़ को हम कहेंगे कि इस एम्प्लॉय को रिमूव कर दो। और फिर ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए हम इसे कहेंगे डॉट सेव चेंजेस, db.save-changes। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिमूव करेंगे या डिलीट की क्यूरी अप्लाई करेंगे तो फिर आपको सेव चेंजेस करनी पड़ेंगी, या आप जब इंसर्ट की क्यूरी अप्लाई करेंगे या अपडेट की क्यूरी, तीनों के केस में ये आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि हमने डन कर दिया तो हम ओके करेंगे और इस एम्प्लॉय का डेटा रिटर्न कर देंगे जो डिलीट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए डिलीट वाले को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ वैसे नए टाइप में भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इसी में कर लें। क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ किसी एक एम्प्लॉय की ID, मेरे पास है जी लेट्स सपोज अली, ये 9 वाला, ठीक है। मैं इसकी ID दे देता हूँ 9। तो इसने मुझे 9 का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया और ओके का मतलब है ये एम्प्लॉय डिलीट हो गया। मैं डेटाबेस से जाके देख लेता हूँ, ये अली है, मैं इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्यूरी आ रही है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क के अलावा भी आप ऐसे भी भेज सकते हैं। मसलन मैं अगर किसी को डिलीट करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं डिलीट करता हूँ ये हाजरा को, ठीक है, 5 नंबर ID को।
तो अगर आपका इनपुट पैरामीटर में आईडी लिखा हुआ है, ये आईडी का कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप स्लैश के साथ भी भेज सकते हैं। मतलब मैं स्लैश पे भी लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज अभी मैंने डिलीट करना है 5, तो मैं यहाँ से /5 कर सकता हूँ, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मार्क id = 5 की बजाय स्लैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ id है ना, तो id को आप स्लैश के साथ वैल्यू दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये उस id में चली जाएगी। लेकिन जो डी नेम या कोई और था ना, उसमें ये काम नहीं चलता, ठीक है। अगर आपका इनपुट पैरामीटर इस नाम का है तो चलेगा। हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, ये हो गया जी डिलीट। अब मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, ये 5 वाला डेटाबेस में मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये डिलीट हो चुका है, 5 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मैं दोबारा इसको कहता हूँ जी डिलीट करो, तो अब ये कहता है नॉट फाउंड 404 और नल, इसका मतलब है ये रिकॉर्ड मिला ही नहीं उसको, ठीक है। इसी तरह हमने एक ऐड का फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम दिया रजिस्टर एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय को रजिस्टर करना हो, इसकी टाइप है पोस्ट, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पर हमारे पास अगर हमने एम्प्लॉय को रजिस्टर करना है तो हमने पहले चेक किया ये एम्प्लॉय मौजूद तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ। हम वेब सर्विस को डिप्लॉय कैसे करेंगे। अब हमने बेसिकली ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने एक वेब एपीआई बना लिया, डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर दी है, लिंक टू एसक्यूएल को भी मतलब देख लिया। बाकी तो सारे फंक्शन वही है, ज्वाइन और सब कुछ आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन हमारा अब लिमिटेड थे यहाँ पर। और फिर हमने इसको टेस्ट भी कर लिया। टेस्टिंग के लिए हमने ब्राउज़र में भी किया और हमने पोस्टमैन को भी यूज़ किया, ठीक है। आप फिडलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ लोग फिडलर से वाकिफ़ हैं तो। अब हम जाते हैं डिप्लॉय की तरफ। डिप्लॉय का मतलब क्या है? सबसे पहले डिप्लॉय का मतलब ये है कि आप इस वेब एपीआई को बार बार टेस्टिंग के लिए तो आप यूज़ नहीं करेंगे। ये तो नहीं कि मैं ब्राउज़र में या लोकल, हो सकता है कि जब मैं ये वेब एपीआई रेडी कर लूँ तो किसी और जगह, लेट्स सपोज किसी मोबाइल पे इसको एक्सेस करना है, इस डेटा को मोबाइल पे कहीं शो करवाना है या किसी और एप्लीकेशन के अंदर शो कराना है, ठीक है, इस कंप्यूटर से बाहर किसी और कंप्यूटर में एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे ये वेब एपीआई को डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय का मतलब है पब्लिकली इसको अवेलेबल करना पड़ेगा ताकि सबके लिए ये अवेलेबल हो। उसके लिए हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले हमें IIS इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। IIS स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अगर आपके कंप्यूटर में IIS इंस्टॉल है या नहीं, आप कैसे मालूम करेंगे? आप रन पे जाके लिख देंगे inetmgr, ठीक है। अगर ये कमांड आप लिखते हैं और ये कमांड के अगेंस्ट कुछ ओपन नहीं होता, इसका मतलब ये कि आपके पास IIS इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले IIS इंस्टॉल करते हैं। IIS इंस्टॉल करने के लिए आप जाएंगे अपने कंट्रोल पैनल में, ठीक है, या फिर आप एक शॉर्ट की लिख सकते हैं ऐड रिमूव, और विंडो फीचर्स में जाएंगे तो आप लिखेंगे ऐड रिमूव के स्पेलिंग, या विंडो फीचर्स लिख दें, आ जाएगा, ठीक है। ये हाँ, ये लिखना है टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ, ठीक है। हम इस पे जाते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में बेसिकली डिफरेंट फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कुछ इंस्टॉल हैं, कुछ नहीं है, ये ऑप्शनल फीचर्स हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपको ये .NET फ्रेमवर्क नज़र आएंगे, ठीक है। मेरे केस में यहाँ 2 हैं .NET फ्रेमवर्क, आपके केस में कुछ के केस में 2 होंगे, कुछ के केस में 1 होगा। आपने इनको 1 बाय 1 ओपन करना है, ठीक है। और इसके अंदर एक ऑप्शन है विंडोज़ कम्युनिकेशन फाउंडेशन HTTP एक्टिवेशन, ये आपने इसको टिक करना है, पहला काम, और इसको बंद कर दें। फिर आपने इस दूसरे वाले .NET फ्रेमवर्क में जाना है, इसमें आपको WCF सर्विसेज नज़र आएगा, इसको आपने HTTP एक्टिवेशन, इसको टिक करना है और बंद कर देना है। ये 2 चीज़ें आपने टिक करके यहाँ से बंद कर देनी। तीसरी चीज़ आपको नज़र आएगी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये IIS है। हो सकता है कि आपके पास अनटिक हो सबके पास, ठीक है। अगर अनटिक है तो इसको टिक कर देंगे। अगर ये टिक नहीं भी हो रहा, जैसे ये ब्लैक बॉक्स आ रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है सारे फीचर इंस्टॉल नहीं है। इसको ओपन करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेब मैनेजमेंट टूल, क्योंकि जब आप लेट्स सपोज मैं इसको टिक करता हूँ
तो अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो ये सारे फीचर्स नहीं इंस्टॉल, इसलिए ये पार्शल है। ठीक है, मुझे वेब मैनेजमेंट स्टूडियो चाहिए, ये लाजमी टिक होना चाहिए बस। ठीक है, आप यहाँ टिक करेंगे, इस जगह पे आप इस पर टिक करेंगे, खुद ब खुद ये सारे हो जाएंगे। मेरे केस में ये सारे इंस्टॉल नहीं थे और जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं था, तो इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला टिक होना चाहिए बस ये। ठीक है, IIS मैनेजमेंट कंसोल। इसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने पर ये जो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, और कुछ देर के बाद ये खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कुछ देर लेने के बाद ये जब कंप्लीट होगा, ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। अच्छा, ये क्लोज़ करने के बाद हम वापस आते हैं। ये हमारे कुछ फंक्शंस बने हुए थे, अब हम पहले चेक कर लें कि IIS इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अब दोबारा जाते हैं और inetmgr की कमांड लिखते हैं। ठीक है, यू मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटर टू यूज़ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अच्छा, क्योंकि मेरे पास इतनी परमिशन नहीं है, क्योंकि मैं जिस यूज़र से लॉगिन हूँ उस यूज़र को परमिशन नहीं है, इसलिए बार बार मुझसे हर जगह ये लॉगिन पूछ रहा है। तो इसका एक और तरीका ये है, आप ऐसे करें कि आप कंट्रोल पैनल में जाएं। आपके पास ये चल जाएगा क्योंकि आप जिस यूज़र से होंगे पावर यूज़र होगा आपके पास। और कंट्रोल पैनल में आप जाएं, यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाएं और यहाँ पर आपके पास होगा IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, या तो वो शॉर्ट कमांड लिख लें या यहाँ से आके ओपन कर लें, आपके पास ओपन हो जाएगा। मेरे पास नहीं हो रहा, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास जब ओपन होगा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। इसको अगर आप यहाँ से ओपन करें तो आपके पास डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आ रही है। हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉय। तो इसलिए आपने जब ये इंस्टॉल किया था इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, आप यहाँ आ जाएंगे, आपके पास डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आ रही है और ये भी खाली आ रही है। ठीक है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें और मैनेज में जाएं। मैनेज में आपके पास ऑप्शन है ब्राउज़ की, आप इसको ब्राउज़ करें तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी लोकल होस्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये सर्विस अभी चल नहीं रही। ठीक है, वरना आपके पास लोकल होस्ट आ जाना चाहिए था। अच्छा, पहले इस इशू को सॉल्व कर लेते हैं। एक छोटा सा इशू होगा, इसका देख लेते हैं पहले इसको। हम दोबारा IIS में जाते हैं। अच्छा, ये जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है जब आपकी ये, क्योंकि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक किया था, ठीक है, और इसको ब्राउज़ किया था तो ये एरर आया है। अब सबसे पहले अगर थोड़ा सा ऊपर जाएँ, इसमें एक है एप्लीकेशन पूल। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि किस वजह से आ रहा है। हमारी जो वेबसाइट है ये डिफ़ॉल्ट ऐप पूल पे चल रही है। इसके साथ ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, इसका मतलब ये कि ये स्टॉप हुई हुई है। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करें, ये स्टॉप्ड आ रही है। ठीक है, बाकी स्टार्टेड है, ये स्टॉप्ड है, और हमें यही वाली चीज़ चाहिए। ये स्टॉप्ड क्यों है? नॉर्मली तो वैसे ये स्टार्टेड होती है, लेकिन क्योंकि मेरी मशीन में हो सकता है कुछ और कन्फिग्रेशन की वजह से गड़बड़ कर रहा है, आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अब इसको ब्राउज़ करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि पहले वाला जो इशू था ये आपका रिजॉल्व हो गया। ठीक है, ये वाली विंडो आने का मतलब ये है कि आपकी अब लोकल IIS चल रहा है, मतलब आपका IIS सर्वर ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। IIS सर्वर हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम अपनी वेब API को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, एक तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और ये मेरा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसको मैं विजुअल स्टूडियो को बंद करूँगा। ठीक है, और विजुअल स्टूडियो को रन एज एडमिन करूँगा। ठीक है, मतलब मैं इसको बंद कर देता हूँ विजुअल स्टूडियो को, और मैं विजुअल स्टूडियो को दोबारा स्टार्ट करता हूँ राइट क्लिक करके, और इस विजुअल स्टूडियो के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। ठीक है, अब ये जो एडमिन राइट के साथ लॉन्च हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो इसलिए ये मुझसे सेटिंग पूछ रहा है। अच्छा, अब ये विजुअल स्टूडियो मेरा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट में एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। ठीक है, डिप्लॉय करने के लिए आपको रन एज एडमिन करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो को। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैं करता हूँ ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट में जिस पाथ में मेरा प्रोजेक्ट पड़ा मैं वहाँ चला जाता हूँ, और ये मेरा प्रोजेक्ट था जो भी मैंने बनाया था, इसको मैंने दोबारा ओपन किया है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में ये मेरा वही प्रोजेक्ट दोबारा ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो में।
अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ, डिप्लॉय करने के लिए मुझे अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। ये वन टाइम एक्टिविटी है, सिर्फ एक दफ़ा करना, डिप्लॉय करना, ठीक है। और बाद में हम जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। तो डिप्लॉय आपने एक दफ़ा करना है बस, बेशक शुरू में एक दफ़ा कर लें। अब यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टीज़ में आ गए प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है वेब, ठीक है। टैब में, वेब के टैब में आपके पास नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगी। ये ऑप्शन चेंज भी हो सकती है विजुअल स्टूडियो में, मतलब मकसद एक ही है लेकिन इसकी लेबलिंग चेंज होती है। तो ये मेरे पास जो लेबल आ रहा है उसमें लिखा है यूज़ लोकल IIS वेब सर्वर। हो सकता है यहाँ आपके पास ड्रॉप डाउन आ रहा हो, ठीक है। तो अगर आपके पास IIS एक्सप्रेस चूज़ हुआ है तो आपने यहाँ से लोकल IIS चूज़ करना है। मीन्स कि मेरे केस में क्योंकि ड्रॉप डाउन नहीं है तो मैं ये चेक बॉक्स को अनटिक कर देता हूँ, ठीक है। अनटिक करता हूँ और जब अनटिक करूँगा, देखें इसको जब मैं टिक करता हूँ तो ये ऐसे था, जब मैं अनटिक करता हूँ तो ये चेंज हो गया, ठीक है। अब ये मेरा पहले तो जो था लोकल IIS था तो ये एक पोर्ट नंबर पे हमेशा रन होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं लोकल को ख़त्म करता हूँ और IIS पे आता हूँ तो ये लोकल होस्ट मीन्स के पोर्ट 80 पे रन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका URL अब बन रहा है, ये वेब API डेमो का, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम अब एज इस नाम से आपके वेब API डिप्लॉय होगी, ठीक है। क्योंकि पहले IIS एक्सप्रेस पे थी, नाम की ज़रूरत नहीं थी। अब ये लोकल होस्ट पे इस नाम से ये API पहचानी जाएगी, ठीक है। इसका नाम है वेब API डेमो। आप इसको जो मर्जी नाम दे दें, मतलब मैं इसको कह देता हूँ माई डेमो, फिर भी ठीक है, ठीक है। अगर इसका डिफ़ॉल्ट नेम है तो वो भी रहने दें, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम ही आता है। अब इसके साथ यहाँ सामने एक बटन है, आप यहाँ से करेंगे क्रिएट, ठीक है। क्रिएट के बाद ये मैसेज आना चाहिए, ठीक है। अगर ये मैसेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने रन एज एडमिन नहीं किया, क्योंकि इस पर परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर की होनी चाहिए। बस इसको ओके करके इसको रिवर्ट कर दें, इसको पुरानी अपनी हालत में ले आए, ठीक है। वरना प्रोजेक्ट नहीं चलेगा फिर आपका जब तक आप रन एज एडमिन नहीं करते। तो इसलिए मैंने पुरानी हालत में रिवर्ट कर दिया, एक दफ़ा क्रिएट किया। अब मैं IIS पे जाता हूँ, चेंजेस क्या हुए। IIS का ये जो था, इस यहाँ पर विंडो में अगर आप देखें, यहाँ पहले ये खाली था, अब इसके पास ये आ गया वेब API डेमो। वो चीज़ जो मैंने वहाँ से क्रिएट की थी वो इस डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में आ गई, ठीक है। जब मैंने डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पर राइट क्लिक किया था या इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ब्राउज़ किया था, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक कैसे भी कर सकते हैं मैनेज में जाके, नहीं तो यहाँ से आके ब्राउज़ कर लें। ब्राउज़ से ये ओपन हुआ था, ठीक है, IIS। लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करके और ब्राउज़ करता हूँ, ठीक है, अब मैंने वेब API डेमो को सेलेक्ट किया और ब्राउज़ किया, तो ये अब मेरी API लॉन्च हो रही है, वही वेब API जो मैं यहाँ से करता था इस तरह से। अच्छा, इसके आगे मैं, क्योंकि अब यहाँ पर लोकल होस्ट के साथ वेब API डेमो, मेरे प्रोजेक्ट का नाम /API/employees/all employees, केस सेंसिटिव नहीं है तो इसलिए मैं लोअर केस में लिख रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये मेरे पास सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो चल रहा था ये लोकल चल रहा था। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ, जिस तरह अभी मैं प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहा, स्टॉप है, ठीक है, तो आपका जो ब्राउज़र है, जब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे क्या कहता है, ये कहता है जी साइट नहीं है। इसका मतलब है जब तक मैं प्रोजेक्ट रन नहीं करूँगा ये एरर देता रहेगा। इस केस में ज़रूरत नहीं है, इस केस में एक दफ़ा डिप्लॉय होगी, आप विजुअल स्टूडियो ना भी खोलें, अब आपकी एप्लीकेशन चलती रहेगी। अब हम जाते हैं इसके पास, ठीक है। यहाँ पर हमने लोकल होस्ट पे जब ऑल एम्प्लॉयज़ किए थे, तो अब हमें लोकल होस्ट की बजाय पोर्ट नंबर नहीं देना, स्लैश, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था वेब API डेमो, और फिर आगे बाकी तो वही था, तो ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है। डेटा आ गया आपका। अच्छा, ऑल एम्प्लॉयज़ के बाद अगर आप डिपार्टमेंट्स के नाम लिखते हैं, मतलब मैं लिखता हूँ DNAME = मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के एम्प्लॉय आ जाएंगे, ठीक है। अब ये आपकी डिप्लॉय हो चुकी है इधर, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके ऑल एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। और यहाँ पर एक टैब में मैं बना देता हूँ, ये आपके पास थे डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय, इसका मतलब ये आ रही। अब हमारे पास ये डिप्लॉय हो चुकी है, अब हम इसको जहाँ मर्जी रन करें चलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने एक और फंक्शन बनाया था रजिस्टर एम्प्लॉय का, ये भी देख लेते हैं। लॉगिन का तो हमने देख लिया था। इसकी टाइप है HTTP पोस्ट की हम बनाते हैं। जब हम कोई पैरामीटर भेज रहे हैं और पैरामीटर कोई स्ट्रिंग है, इंटीजर है या कोई छोटी वैल्यू है, तो हम हमेशा फंक्शन गेट बनाते हैं। जिस तरह गेट में मैंने मोबाइल नंबर पासवर्ड भेज दिया।
अब पोस्ट हम तब बनाते हैं किसी फंक्शन को जब उस फंक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जा रही है। मसलन आप देखें, मैं रजिस्टर के फंक्शन को पूरे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भेजूंगा, इसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी नहीं होगी, आईडी तो ऑटो है, एम्प्लॉय का नेम होगा, उसका जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, मोबाइल है, पासवर्ड है। अब जब ये सारी डिटेल आ रही है इसमें तो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके पास। तो अगर मैं गेट का मेथड बनाऊंगा तो फिर पूरा ऑब्जेक्ट में नहीं भेज सकता इसको। एक तरीका है लेकिन वो मुश्किल है। अब ये फंक्शन पोस्ट है। पोस्ट का मतलब ये कि मेरे पास कम्प्लेक्स टाइप की इनपुट आ रही है, तो इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल करूंगा। लेट्स सपोज इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है ये पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन ये पहले चेक करता है अगर कोई एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ और अगर वो मोबाइल नंबर की डिटेल किसी और एम्प्लॉय के साथ अटैच है जो मैं नए के साथ लेके भेज रहा हूँ, तो ये एरर देगा डुप्लीकेट का। ठीक है, मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर देगा, कन्फ्लिक्ट नहीं तो ऐड कर देगा सेव चेंजेस के साथ। अब ये इंसर्ट की क्यूरी अप्लाई हो रही है तो ऐड का मतलब, ठीक है, नहीं तो ये कह देगा ओके। अब हम चलते हैं पोस्टमैन की तरफ। अब हम अपने यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रजिस्टर एम्प्लॉय। अब मैं एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन मेरा पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड है तो मुझे यहाँ से गेट की बजाय पोस्ट का ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पोस्ट मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इसकी जो हेडर है, अगर मैं इस हेडर में जाऊँ, ठीक है, तो हेडर में बेसिकली मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा, ये मेरे पास की वैल्यू पेयर है, तो यहाँ पर मुझे एक तो बताना पड़ेगा मैं डेटा यहाँ से जो भेज रहा हूँ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में। अब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो यहाँ नहीं बना सकता, तो यहाँ से उस ऑब्जेक्ट में डेटा जेसन की फॉर्मेट में भेजूंगा, यहाँ से जेसन भेजूंगा, ठीक है। जैसे वहाँ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है मुझे यहाँ जेसन की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, वहाँ लगे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मैं जेसन भेजूंगा, लेकिन वहाँ जब उस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में पहुंचेगा तो वो खुद ही मैप होकर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसको समझाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर मैं पहले एक की बनाऊंगा, उसका नाम होगा कंटेंट टाइप, ठीक है, ये फिक्स की है कंटेंट टाइप की। इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ये मेरी फिक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, ताकि मुझे पता हो कि मैं यहाँ से जो डेटा भेज रहा हूँ वो जेसन में होगा। एक काम ये करना है जब भी पोस्ट मेथड होगा, ठीक है। नंबर 2, इसके साथ दूसरा क्या काम करें, ये तो हेडर में आपने की ऐड कर दी, बस ख़त्म। बॉडी में आपने जो डेटा भेजना है वो आपने बताना है, ठीक है। अभी इसके बॉडी में कोई डेटा नहीं है, ठीक है। यहाँ अच्छा, बॉडी में जाके आपने रॉ सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अब आप जेसन भेजेंगे, क्योंकि यहाँ से एम्प्लॉय का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है। तो एम्प्लॉय का पूरा ऑब्जेक्ट भेजने का मतलब ये कि कर्ली ब्रेसेस में मैं लिखूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद आईडी भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नेम में भेजूँगा। फर्स्ट को नेम में भेज देता हूँ फ़हीमुद्दीन, ठीक है। अब नेम यहाँ से अगर मुझे जेसन के फॉर्मेट को देखूँ तो ये डबल कोट्स में था, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जिस तरह आप ये देखें, ये जो जेसन है इसमें जो नेम, ये की हमेशा डबल कोट्स में है, स्ट्रिंग है तो यहाँ आप डबल कोट्स में देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप इंटीजर को ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी कीज़ मैं वहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे टाइम सेव हो जाए। नेम तो मैंने लिख दिया था, कॉमा, और इसको हटा देता हूँ, अब ये मैंने लिख दिया था। जेंडर में मैंने मेल भेज दिया है। सैलरी मैं कर देता हूँ 18,000। डेट ऑफ बर्थ मेरी जो सी है इसकी सपोज ये मैं कह देता हूँ 4/1/2001। सिटी 2 मीन्स कि मैं इसको कह देता हूँ ये लेट्स सपोज बिलोंग करते हैं पेशावर से, सिटी 5, तो मैं यहाँ से आईडी 5 भेज देता हूँ। और ये डिपार्टमेंट 102 का मतलब ये है कि ये बेसिकली बिलोंग करता है मार्केटिंग से, ठीक है, ये मार्केटिंग का बंदा है। और मोबाइल और पासवर्ड तो मोबाइल 0303 कर देता हूँ, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 और ये। अब इसको मैं कर देता हूँ रजिस्टर। अब मैंने डेटा रॉ फॉर्म में भेजा है बॉडी में, क्योंकि पोस्ट मेथड में डेटा हमेशा बॉडी से भेजते हैं, और ये जाके पूरे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में मैप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऐड होता है कि नहीं। अच्छा, इसने हमें जो रिटर्न किया है स्टेटस कोड, इसने ओके रिटर्न किया है, और वही पूरा ऑब्जेक्ट इसने वापस मुझे रिटर्न कर दी जो मैंने भेजा था, और उसकी आईडी 12। इसका मतलब इसने एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया। जाके डेटाबेस में देख लेते हैं। डेटाबेस में जाके देखते हैं कि एम्प्लॉय आईडी 12 नहीं है अभी, तो हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो आईडी 12 फ़हीमुद्दीन आपका डेटा आ चुका है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मीन्स कि ये डेटा मैं दोबारा भेज रहा हूँ, ये मोबाइल अब एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या करेगा।
अब ये जो इसने, क्योंकि फ़हीमुद्दीन के नाम से तो नहीं है लेकिन ये मोबाइल पहले से मौजूद है, तो ये कन्फ्लिक्ट दे रहा है, कहता है कि जी मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब है डुप्लीकेट का चेक हमने लगाया हुआ था। ठीक है, तो ये हमने पोस्ट मेथड को कॉल किया है। तो आज के लिए इतना ही। अब वैसे इसको चेक कर लें, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मसलन आपके पास मार्केट में पहले मार्केटिंग में फ़हीमुद्दीन नहीं आ रहा था, अब मैं इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये फ़हीमुद्दीन आ गया। सही है, तो आज का लेक्चर यहीं पर हम एंड कर देते हैं।